अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की सीरीज चल रही है। विरासत के बारे में मैं सारा एलैबोरेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। अब आ जाते हैं विरासत की तरफ। जहां तक मैंने बता दिया उससे आगे अब शुरू करें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ऊपर लिखें हेडिंग बना के कि कंडीशंस टू बिकम हियर या कंडीशंस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे मुराद है कि कब विरासत डिस्ट्रीब्यूट तकसीम की जाएगी, कब तकसीम की जाती है। यानी कि ये तो नहीं कि बंदा जिंदा उसकी विरासत पकड़ के आप तकसीम कर दो, नेवर, नॉट एट ऑल। कि वो कौन सी कंडीशन है जब विरासत जो है वो तकसीम की जाएगी, किन कंडीशंस के तहत और क्या होना जरूरी है। यहां पे लिखें नंबर 1, पहला पॉइंट यहां पे लिखें डेथ, मौत। यानी कि पक्का यकीन हो कि जिस बंदे से विरासत आनी है उसकी डेथ हो चुकी है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि विरासत तब भी जाती है जब एक शख्स की डेथ हो जाती है, जब वो मर जाता है, फोत हो जाता है, तब जाके उसकी विरासत नीचे आती है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। यानी पक्का यकीन हो कि वो बंदे की डेथ हो चुकी है, क्लैरिटी है, अब विरासत डिस्ट्रीब्यूट होगी, तकसीम होगी। पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखें नो इम्पेडिमेंट्स। नो इम्पेडिमेंट से मुराद है कि कोई रोक रुकावट ना हो। जैसे मैंने पहले बताया कि इम्पेडिमेंट्स ये चीजें होती हैं कि कोई जो है वो फलां रिलेटिव्स के अंदर या कोई चीज आ जाती है रुकावट कि आपकी विरासत अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस सेंस के अंदर देखना है कि कोई रोक रुकावट ना हो, तब जाके विरासत डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक हो गया। पहला पॉइंट था कि बंदे की डेथ होगी। दूसरा पॉइंट कि नो इम्पेडिमेंट्स, कोई रुकावट नहीं है, विरासत इजीली अब डिस्ट्रीब्यूट होगी नीचे वारसों में। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखें कि हियर इज अलाइव। हियर इज अलाइव से मुराद है कि जिसको विरासत नीचे जानी है, एक वारिस है या एक से ज्यादा वारिस है, उनका जिंदा होना, अलाइव, जिंदा होना जरूरी है, तब जाके उनको विरासत मिलेगी। अदरवाइज अगर वो वारिस मर गया है जिसको मिलनी थी, ठीक है विरासत, तब वो विरासत का हकदार नहीं होगा। नॉर्मल कॉमन सिंपल से मैं बताता हूं कि जिससे विरासत आनी है, नीचे वारिस है एक या एक से ज्यादा है, उनमें से किसी एक की या एक से ज्यादा की डेथ हो जाती है, जिसकी भी डेथ हो गई वो एक्सक्लूड हो जाएगा, निकल जाएगा, उसको विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा, वो विरासत का हकदार नहीं होगा। तो इस वजह से यहां पे पहली ये कंडीशन है कि हियर इज अलाइव, शर्त है कि वारिस का जिंदा होना जरूरी है। एक आगे कंसेप्ट है कि यतीम पोते और पोती को किस तरह हिस्सा मिलता है, वो सेक्शन 4 के तहत है, वो भी आगे जाके कवर अप हो जाएगा। ये आ गया। और हियर इज अलाइव की एग्जांपल यही है कि बाप है, उसके नीचे औलाद है, या दादा लगा ले, उसके नीचे औलाद है, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, आगे फिर उसकी औलाद है, एक में नवासा नवासी आगे बेटी की तरफ से, बाकी पोता पोती आ गए। ठीक हो गया। तो जो जिंदा होगा उसको जो है वो विरासत मिलती जाएगी, लेकिन उनमें से कोई एक मर गया तो वो निकल जाएगा। ठीक होगा। लेकिन आगे सेक्शन 4 में फिर भी पोतों का हक दे दिया है, वो मैं आगे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। उसके बाद अगला यहां पे उर्दू में एक चीज लिखें, उर्दू में यहां पे चीज लिखें हजबे नुकसान। हजबे नुकसान क्या होता है? हजबे नुकसान के आगे लिखें कि हजबे नुकसान का मतलब है कि एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए, उसको हजबे नुकसान कहते हैं। खत्म नहीं, कम हो जाए, थोड़ा हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हजबे नुकसान कहते हैं। इसकी एग्जांपल सुने। जिस तरह एक चाइल्डलेस विडो है, बेवा, उसको कितना हिस्सा मिलता है? 1/4। ठीक हो गया। और चाइल्ड के साथ है अगर तो 1/8। इसी तरह हस्बैंड है, चाइल्डलेस है तो 1/2, और अगर चाइल्ड के साथ है तो 1/4। तो ये इसकी एग्जाम्पल है हजबे नुकसान की कि एक वाइफ से हस्बैंड का हिस्सा कम होता है,
मतलब कि उसको कम मिला है, या हस्बैंड से जो है वो वाइफ को कम मिला है, तो इसकी ये एक एग्जाम्पल है, ठीक हो गया, इसकी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, ठीक हो गया। हजबे नुकसान इसको कहते हैं कि एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए, उसको हजबे नुकसान कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखें कि हजबे हरमान किससे कहते हैं, हे से। हजबे हरमान किसको कहते हैं, हजबे हरमान से मुराद है एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का कंप्लीट मुकम्मल हिस्सा खत्म हो जाए विरासत से, उसको कहते हैं हजबे हरमान, ठीक हो गया। हजबे नुकसान था कि एक वारिस के होने से दूसरे वारिस का हिस्सा कम हो जाए, लेकिन हजबे हरमान से मुराद है कि एक वारिस के होने से दूसरे का हिस्सा मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए, ठीक हो गया। अब इसकी क्या एग्जांपल है हजबे हरमान की, इसकी एग्जांपल है कि 3 क्लासेस होती हैं, एक होता है शेरर, एक होता है रेजिड्यूरी, एक होता है डिस्टेंट किंडर्ड, दूर के रिश्तेदार, ठीक हो गया। जैसे एक अगर आपको शेरर में कोई चीज वारिस मिल गए तो पहली क्लास ने सेकंड क्लास और थर्ड क्लास को एक्सक्लूड कर देना है, उसका हिस्सा खत्म। फिर वो दूसरी क्लास जो रेजिड्यूरी और डिस्टेंट किंडर्ड है वो उड़ गए, उनमें से उनको विरासत नहीं मिली। इसी तरीके से अगर शेरर आपको नहीं मिलते तो आपने दूसरी क्लास में जाना है, रेजिड्यूरी में देखने हैं, रेजिड्यूरी में जब देखने हैं तो तीसरी क्लास फारिग हो गई, डिस्टेंट किंडर्ड एक्सक्लूड हो गए, अब दूसरे को मिलेगा, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा भी नहीं है तो आपने आखिरी अल्लाह आपके पास डिस्टेंट किंडर्ड, जिसको कहते हैं डिस्केंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड, दूर के रिश्तेदार, वो ही आखिरी बनती है, कोई ना कोई फिर भी वारिस मिल जाता है, ठीक हो गया। तो जो यतीम पोते पोती का कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी हजबे हरमान में ही आता है कि जब वो जिंदा है तो सारा फिर उनको चले जाना है, बाकी उन्होंने दूसरी और तीसरी क्लास को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक हो गया। सिंपल सा कंसेप्ट है कि 3 क्लासेस होती हैं, एक शेरर, दूसरा रेजिड्यूरी, तीसरा डिस्टेंट किंडर्ड, ठीक हो गया। शेरर में अगर कोई वारिस मिल गया तो उसने सेकंड और थर्ड क्लास को एक्सक्लूड कर देना है, अगर रेजिड्यूरी में मिल गया तो उसने थर्ड क्लास एक्सक्लूड कर देनी है, अगर आखिरी तीसरी क्लास ही आपके पास बची है तो फिर वो जो है वो वारिस है। अदरवाइज कहते हैं कि अगर तीनों में से कोई भी ना मिले तो ये स्टेट की हो जाती है, गवर्नमेंट जो है वो उसकी हकदार हो जाती है उस सारी जायदाद की, ठीक हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। बाकी इससे नेक्स्ट पोर्शन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि यतीम पोते पोती को किस तरह हिस्सा दिया गया और किस तरह फेडरल शरीयत कोर्ट ने पहले उसको डिनाई किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक पेंडिंग पड़ा है, उसके ऊपर डिसीजन नहीं आया, ठीक है। तो लिहाजा किस तरह एक यतीम पोते पोती को हिस्सा दिया मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 4 ने, सक्सेशन ने, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।